ओके। और दक्षय भाई की क्वेरी है। यस कहिए दक्षय भाई। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्चुअली सर यही क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आ रहा है, जो अभी लास्ट जो डिस्कस हुआ वही कि हाँ Q1, Q2, Q3 और Q4 वो कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहा है। बराबर है। 29.11, 32.27 और 35, यानी कंटिन्यूस इंप्रूव कर रहा है। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि भाई अभी जो नेक्स्ट क्वार्टर यानी Q1 आएगा 23 का, तो वो भी इंप्रूव होगा, ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि आपने प्रॉफिट देखा और प्रॉफिट नहीं देखने का। ईपीएस ईपीएस देख रहा हूँ मैं सर। ईपीएस नहीं देखने का ना, ईपीएस मतलब प्रॉफिट। हाँ, वो बराबर, लेकिन वो जो डीप आना था आ गया है और वो अभी गाड़ी पटरी पे चढ़ चुकी है, ऐसा मेरे को लग रहा है ये 4 क्वार्टर का देख के। नहीं पर ऐसा कैसे लग रहा है, सेल्स तो आ नहीं रहा है। आप ईपीएस क्यों देख रहे हो? ईपीएस काम का नहीं है, ईपीएस में तो बहुत जोल होता है। ईपीएस तो अच्छे भी हो, एक्सटर्नल पैसा डालने पे भी आपका ईपीएस बढ़ जाएगा, अदर इनकम से बढ़ेगा कि नहीं? ओके। कोई भी कंपनी का ईपीएस प्रॉफिट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना धंधा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है सबसे? तो धंधा, सर सेल। हमें करंट ट्रेंड में ईपीएस, सेल्स, प्रॉफिट सब क्वार्टर टू क्वार्टर लेने चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए। रिपीट करो तो अक्षय भाई, क्या बताया आपने? तो अब करंट ट्रेंड अपने को मेजर करने के लिए, जैसे इसमें सिर्फ ईपीएस लिखा है, तो ये अपने सेल्स और प्रॉफिट भी लिखना चाहिए अपने को। एक मिनट, करंट ट्रेंड में इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने सेल्स एंड प्रॉफिट लिखा है करंट ट्रेंड में, कहाँ ईपीएस लिखा है? ये ऊपर, सबसे ऊपर। नहीं नहीं, वो करंट ट्रेंड नहीं है, वो ट्रेल ईपीएस है दक्षय भाई। सबसे ऊपर जो टाइटल लिखा है करंट ट्रेंड लिखा है। उन्होंने टाइटल लिखा है पर हमें समझना पड़ेगा, उन्होंने टाइटल गलत लिखा है। हाँ, ओके ओके। है ना? देखो करंट ट्रेंड का मतलब क्या है? हेलो, सॉरी सर, वो नीचे से कॉपी किया था, वो हटाना भूल गए। यहाँ से ये जो करंट है ना, ये एज इट इज यहाँ पे बॉक्स कॉपी किया था यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है, देखो हमें समझ जाना चाहिए क्योंकि आपने ईपीएस लिखे हुए, और ईपीएस हमेशा क्वार्टरली देखे जाते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, राइट? तो वो असल में क्या है? ट्रेल ईपीएस है। क्या है वो अमोल भाई? ये ट्रेल ईपीएस है सर। तो ट्रेल ईपीएस अभी काम नहीं लगेगा, ओके। क्योंकि अभी 12 महीने हो गए हैं, और 12 महीने में Q1 ये जो है हमारे 2022 के जो उनके पीडीएफ में है, वो ईपीएस वहां से लिए हुए, और ये एस्टिमेट 2023 का ये एस्टिमेट है खाली। नहीं, ये 2023 का नहीं है। ओके। देखो क्या करने का, समझा देता हूं मैं। हाँ सर। ट्रेल ईपीएस और नॉर्मल ईपीएस में क्या डिफरेंस है? यस, एनीबॉडी, कोई भी बता सकता है, वो अपना हैंड रेज कर सकता है जो भी इसमें इनपुट देना चाहे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईपीएस एंड ट्रेल ईपीएस? ट्रेल ईपीएस मतलब आखिरी जो 4 रिजल्ट आए उसका टोटल। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बात है दक्षय जी। हाँ हाँ। देखो ईपीएस क्या होता है ना, अभी जैसे साल आपका खत्म हुआ है, तो इस साल का ईपीएस कितना है एचडीएफसी का? ये 124 था सर उसमें डेटा में। मतलब ये साल का ईपीएस कितना? 124। एम आई राइट? सही है सर, ये मैंने टोटल यहाँ पे एडिशन किया हुआ है। यहाँ पे ये सम, ये चारों का समेशन है यहाँ पे। देखो वो अगर आपने टोटल नहीं भी किया हो, हाँ, तो भी आपने जो रिजल्ट डाले उसमें आया ईपीएस, देखो तो। हाँ आया है ना सर। किधर है ये यहाँ पे सर ईपीएस है। एक मिनट, किधर किधर? यहाँ पे एक अपना जो नीचे जो ये पूरा प्रॉफिट इक्विटी वगैरह यहाँ पे भी है, और यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4 के अलग अलग 4 ईपीएस यहाँ पे डाले। 124 है। हाँ, तो आपका ईपीएस भी सेम है और ट्रेल ईपीएस भी सेम है। हाँ, पूछने तो के भाई को, ऐसा क्यों कि क्यों ट्रेल ईपीएस और ईपीएस सेम है? यह दक्षय भाई, क्योंकि ईयर खत्म हो रहा है और 4 ईपीएस 1 2 3 4 ही आ गया ना, तो वो सेम ही आएगा ना। हाँ तो देखो, अभी जब आप एनुअल रिजल्ट कर रहे हो, हाँ, तब तो ईपीएस और ट्रेल ईपीएस सेम ही है, पर ये हमेशा सेम नहीं होता है। अभी मान लो जब Q1 के रिजल्ट आएंगे, कौन से रिजल्ट? Q1 की। Q1 के, तो Q1 के जब रिजल्ट आएंगे, तब तो खाली Q1 का ईपीएस तो कितना होगा? 20-25 रुपया होगा कि नहीं?
हाँ सर। राइट। तो क्वार्टर वन का 20-25 रुपया, फिर आप कौन सा ईपीएस लोगे रिसर्च करने के लिए? 20-25 रुपए पे तो ईपीएस बहुत कम दिखेगा। तो वो समय पे आपको ट्रेल ईपीएस लेना चाहिए। कौन सा लेना चाहिए? ट्रेल ईपीएस। ट्रेल मतलब देखो, यहाँ पे सबसे ऊपर वाले कॉलम में आ जाओ तो। हाँ यहाँ पे। हाँ देखो, अभी आपने कौन सा लिया है पता है? हाँ Q2, Q3, Q4, Q1। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं आएगा। ये आपने जो लाइन में लिखा है ना, वो गलत लिखा है। ओके। Q1, Q2, Q3, Q4 आएगा। कैसा आएगा? लाइन टू लाइन। सबसे पहले नतीजे कौन से आए? Q1 के। Q1 यहाँ तो पे। Q1, Q2, Q3, Q4 और चारों का टोटल। ओके। राइट। हाँ सर। तो ये तो अभी एन्युअल है, बराबर है। हाँ पर सर। जब अभी Q1 के नतीजे आएंगे 2 महीने बाद, हाँ तब क्या करने का पता है? हाँ सबसे पहला जो Q1 है आपका, हाँ वो निकल जाएगा। हाँ। ओके। हाँ फिर Q2, Q3, Q4 हाँ। और नया Q1। ओके। हो गए 4 क्वार्टर। हाँ हो गए। तो अभी वो जो ट्रेल ईपीएस आएगा ना, वो आपको बहुत गाइड करेगा। बहुत जबरदस्त काम की चीज है। अगर मान लो प्रॉफिट इस बार घट के आते हैं क्वार्टर वन में, राइट, तो ये ट्रेल ईपीएस आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा 124 से। हाँ कम हो जाएगा। तो ट्रेल ईपीएस आपको रियल पिक्चर बताता है। समझे आप? हाँ सर। अभी क्या चल रहा है। ओके। और मान लो प्रॉफिट बढ़ के आते हैं, तो आपका ये 124 का ईपीएस कितना हो जाएगा? ट्रेल ईपीएस बढ़ 130। जाएगा। समझे? हाँ। तो आपको ट्रेल ईपीएस देख के हमेशा पता चलेगा कि हवा किस ओर बह रही है। कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं कि घटते जा रहे हैं। ओके। राइट। तो जब आप पी ढूंढते हो, क्योंकि ईपीएस से बहुत से दूसरे पैरामीटर बनते हैं, तो वो सारे पैरामीटर अगर हम ये ईपीएस से लेंगे, नॉर्मल ईपीएस से, तो सब पुराने ईपीएस आएंगे। हमेशा रिसर्च में ट्रेल ईपीएस का यूज करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे अभी से ये टेबल बनवाया है, ताकि आपको ट्रेल ईपीएस निकालना आ जाए। बराबर है? हाँ सर। हाँ। ओके। चलिए, तो अभी हम लोग बाकी की सब कंपनियों में वैसे हर बार हम ट्रेल ईपीएस देखते हैं, पर ये बार देख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एन्युअल है। जो ईपीएस है वही ट्रेल है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा चर्चा उस पर नहीं की। ओके, राइट। तो दक्षय भाई से भी हमारी बात हो गई। एंड अभी हम लोग बढ़ते हैं जो हमारी नेक्स्ट कंपनी है। सो जस्ट लेट मी चेक इट। एचडीएफसी के बाद मेरे ख्याल से एचडीएफसी बैंक। यस कनु भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। और चलो एचडीएफसी बैंक के नतीजे देख लेते हैं। ओके, सो ग्रेट। देखिए कनु भाई, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम जानने का प्रयास करें कि ओवरऑल जो डिमांड है उससे हम कैसा कर रहे हैं। तो एचडीएफसी बैंक के केस में जीडीपी तो 20-20% से बढ़ रही थी, पर इनका धंधा खाली 6% से बढ़ा। तो हमको इधर ही आइडिया आ जानी चाहिए, बैंकिंग का भी ग्रोथ म्यूटेड है। बाकी के जो धंधे हैं उसमें ग्रोथ जबरदस्त था, पर बैंक्स की डिमांड म्यूटेड थी। राइट। तो पहले आप सेल्स ग्रोथ देखोगे कि प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे? सेल्स सर, धंधा पहले सर। हाँ, प्रॉफिट देखोगे तो जो भी मैंने दक्षे भाई को बोला ऐसा होगा। प्रॉफिट बहुत प्रकार से आ सकते हैं। कभी कंपनी ने इन्वेस्ट किया हो, अदर इनकम होती है, कुछ एसेट बेचते तो भी प्रॉफिट बढ़ते हैं। तो हम प्रॉफिट को देखेंगे तो धोखा खाएंगे। ऑलराइट। तो यहाँ पे डिमांड हमने देखी और हम समझ गए कि एचडीएफसी बैंक म्यूटेड डिमांड है इनकी। राइट। प्रॉफिट इनके अच्छे बड़े हैं। राइट। अच्छा मैनेजमेंट है इन लोगों का, ये लोग अच्छे प्रॉफिट कर पाए। राइट। पर डिमांड नहीं है तो कल प्रॉफिट हमारे बिगड़ भी सकते हैं। बराबर है? अब H1 में क्या नतीजे आए बोलो सर? H1 में 7% आया सर। राइट। तो 7% को हम क्या कहेंगे पता है? ये इनलाइन नतीजे हैं। इनलाइन यानी अच्छे हैं कि बुरे हैं? सर इनलाइन नतीजे मतलब अच्छे नहीं है, बुरे भी नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया समझे आप। जो हमने उम्मीद किया था वैसे नतीजे हैं। समझे आप? यस सर। हमारी उम्मीद कैसी थी? फीकी। हम पहले से
फीकी उम्मीद लेके बैठे थे कि यार ये तो ठीक ठीक इनका धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, ये टाइम ग्रोथ नहीं है, 60% मतलब कुछ भी नहीं है, राइट। Yes. तो धंधे इनके म्यूटेड बढ़े, प्रॉफिट इनके अच्छे बढ़े, right? पर इसीलिए हम जानते हैं कि बैंकिंग ने कोरोना के बाद पूरा अंडर परफॉर्म किया है। Yes. पूरी बैंकिंग में, बैंक निफ्टी बोलो या बैंकिंग बोलो, बाजार जबरदस्त चला है, पर वैसा आपका बैंक नहीं चली है। कारण यही है कि डिमांड बैंकिंग में कम देखी गई है, राइट। तो आप Yes. निराश हो, 6 महीने बीत गए और आपने साल का अंदाजा कैसा लिया है कि यार ये तो ऐसा ही रहेगा, घटिया रहेगा, नहीं मजा आएगी, ठंडा ठंडा। Yes. और ये आपके ठंडे नतीजों को दिशा बदल सकता है अगर डिमांड बढ़े तो आपको पता Yes. कैसे चलेगा डिमांड बढ़ी कि घटी? सर अभी जैसे Q1, क्वार्टर, हाफ ईयरली, 9 मंथ और सर एनुअल का देख के 23 का प्रिडिक्शन जैसे किए है, 8% का ही मतलब इनलाइन प्रिडिक्शन किए है। बराबर। अगर Q1 का नतीजा जब आ जाएगा, उसको देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि इनलाइन रहेगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा। बराबर है, सही बात है। तो अगर ये नतीजे ऐसे ही रहेंगे, ग्रोथ आता नहीं है, तो थोड़ा समय आपका शेयर भी करेक्शन में ही रहेगा। राइट। आपके शेयर तब दौड़ेंगे जब एक आशा आएगी नहीं कि अब मेरे धंधे बढ़ने वाले हैं। बराबर है। यस। तो 9 मंथ में भी नतीजे कैसे आए? 9 मंथ में भी सर इनलाइन ही नतीजे, वैसे जैसा उम्मीद किया था वैसे ही। और Yes. साल पूरा खत्म हो गया। देखो Q1 से कहानी चालू हुई थी, म्यूटेड Yes. ग्रोथ थी, खत्म किधर हुई? साल पे ही, यस। राइट। तो अभी हम पॉजिटिव उम्मीद नहीं कर सकते कि 2023 बहुत बढ़िया जाएगा, नहीं। भले Yes. अपने पास HDFC बैंक कितने ही पड़े हो, हम खुद इनको रिकमेंड करते हैं, पर हमको पता है ये नहीं चलेगा। कब तक नहीं चलेगा? जब तक डिमांड बढ़िया नहीं होगी, राइट। तो आपने जो उम्मीद की है 2023 की, वो बिल्कुल सही उम्मीद रखी है। यस। सेल्स 8%, प्रॉफिट 20%, परफेक्ट एकदम, राइट। क्या आपकी उम्मीद खरी आएगी कि गलत आएगी? ये कब आएगा, कब पता चलेगा? Q1 में पता चलेगा। बिल्कुल सही है, राइट। तो Q1 में आपको पता चलेगा कि आपने सोचा वैसे नतीजे हैं कि एकदम जबरदस्त है। बराबर ना? यस सर। ओके, डन। आपका ट्रेल ईपीएस और ईपीएस दोनों मेल खा रहा है, सेम ही है ना? यस सर। यस सर। हाँ। देखो अगेन वही क्यों खा रहा है, क्योंकि Q1, Q2, Q3, Q4 है। बराबर। अभी हम अगली बार क्या करेंगे, ये Q1 हटा देंगे। एनुअल चेंज हो जाएगा तो सर ट्रेल ईपीएस भी चेंज हो जाएगा। हाँ, अभी आप देखो 2023 के साल में एंटर हो जाओगे, राइट। तो अभी ये 68.7 वाला ईपीएस काम का नहीं रहेगा। ये यस सर। ये तो पुराना साल का ईपीएस हो गया। अगर आप पुराने साल की अर्निंग से इस साल बाय करोगे तो गलत पड़ोगे, पता ही नहीं चलेगा, राइट। तो हमेशा अपने को ट्रेंड के साथ चलना जरूरी है। बराबर है। अगर ट्रेंड बिगड़ती है तो करेक्शन लंबा चलता है, अगर ट्रेंड सुधरती है तो सुधार शेयर में आते हैं, वो आपको ट्रेल ईपीएस से पता चलेगा। डन एकदम? यस सर। सर Q1 के नतीजे जब आएंगे सर, तो हम लास्ट जो फर्स्ट क्वार्टर था उससे हम लोग सर टैली करेंगे ना सर? हाँ, पर वो तो रिजल्ट में दे ही देंगे Q1 से Q1, पिछले साल का Q1 कैसा इस साल का, हमको पता चल जाएगा कि इम्प्रूव हुआ कि मतलब नहीं हुआ। राइट। तो देखो नीचे भी यही करेंगे, ये जो आपका करंट ट्रेंड है ना, उसमें ये Q1 हटा देंगे। हाँ सर। हम क्या लिखेंगे? H1 FY22 हटा देंगे, वहां पे Q1 डाल देंगे। नहीं, Q1 हटा देंगे सॉरी। हाँ, और ये H1 9 मंथ फाइनेंशियल 22 के आगे Q1 रख देंगे, Q1 आ जाएंगे। देखो कितना एकदम क्लियर हो रहा है, आपके पूरा ट्रेंड दिख रहा है। Q1, H1, 9 मंथ, ऐसे ही ट्रेंड में आगे बढ़ता जाने का, ताकि आपको 12 महीने बाद क्या होने वाला है वो हमेशा एडवांस में पता चले। राइट। बराबर है। ओके। बोलो ये जितना अभी हमने सीखा उसमें कोई दिक्कत है? नो सर। सर बैंक में ICR नहीं निकलता है ना नहीं सर? नहीं निकालने का, क्योंकि बैंक देखो ये ICR आप डेप्ट पेइंग कैपेसिटी जानने के लिए निकालते हो,
हाँ सर। पर अब बैंक खुद डेब्ट देती है, तो इनकी तो Right, कोई sir. डेब्टिंग कैपेसिटी होती नहीं है, राइट। बराबर। पर बैंक में क्या निकालने का, एनपीए निकालने का। हाँ एनपी निकाले सर, निकाला है ना, बताओ तो बगल में किधर ही है। है सर। आ, बगल में सर, एनपी अच्छा, के बगल बहुत में। अच्छा, बहुत अच्छा। देखो अभी आपके जो एनपीए पिछले साल की कितने थे, 1.3%, यस सर। राइट। और ये साल कितने आए, 1.2। 1.2। तो ये इम्प्रूवमेंट है कि बिगड़ रहे हैं इनके एसेट। इम्प्रूवमेंट है मतलब एसेट में कोई दिक्कत नहीं है हमें, बढ़िया एसेट, राइट। यस। आप एचडीएफसी को छोड़ के दूसरी कोई भी बैंक देखोगे तो आपको 3-3, 4-4% एनपीए दिखाई देगी, क्योंकि राइट। उनके लिए 3-4% एनपीए नॉर्मल है। यस। जबकि एचडीएफसी बैंक की एनपीए तो उनकी हिस्ट्री आपके सामने है, राइट। राइट। एकदम वेल मैनेज्ड बैंक है, बराबर ना। ओके डन। ओके, तो अभी ये एचडीएफसी बैंक के अंदर मर्ज हो जाएगी, बराबर है। यस सर। पर ये कब होगा, अभी तो ये पूरा साल दोनों अलग रहेगी, राइट। राइट। नेक्स्ट ईयर जून महीने के आसपास ये चीज होगी, क्योंकि ये आसान नहीं होता है, बहुत सी अभी तो अलग अलग परमिशन आएगी तो टाइम लगेगा। पर आपके पास अभी से समझ जाओ कि एचडीएफसी बैंक में आने वाली है, तो अभी भविष्य में एचडीएफसी नहीं लेने का, राइट। राइट। वो अच्छी ही है, पर अभी वो क्यों ले जब वो एचडीएफसी बैंक में ही मर्ज होने वाली है, राइट। तो राइट सर। अभी बाय करना हो तो एचडीएफसी बैंक ही करने का, यस बराबर है, यस। राइट। चलो, कनु भाई ने एनपीए भी डाले, ये बहुत अच्छा किया है, राइट, क्योंकि ये एनपीए से हमें इनकी एसेट क्वालिटी पता चलती है, बराबर। देखो हाईएस्ट एनपीए कब थी, एक यहाँ पे 2% हो गई थी ना, 2009 में क्या प्रॉब्लम आया था, 2009 में, याद है। यस सर, वो 9 में सर मार्केट गिरा था ना सर। हाँ, गिरा था ना बाजार, और दुनिया भर हाँ की जो बैंक्स थी उनकी एनपीए बढ़ के आई हुई थी, हाँ, मंदी पूरा फॉरेन की बैंक में, सिटी बैंक में, और सब जगह पे प्रॉब्लम चल रहे थे, है। हाँ सर। है ना। तो जब एनपीए बढ़ती है तो आपके प्रॉफिट को खा जाती है, प्रॉफिट हमारे घटते हैं एनपीए बढ़ने से, राइट। अभी कोरोना के समय पे एनपीए बढ़ने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन फिर भी सबने मैनेज बहुत अच्छा किया, राइट। तो अभी तो अच्छा समय आएगा तो बैंक्स की एनपीए और कम होगी, और धंधे और प्रॉफिट सुधरेंगे इन लोगों के, बराबर है, क्लियर एकदम। राइट। यस अभी आप अगले साल क्या उम्मीद लेके बैठे हो एचडीएफसी बैंक में। सर, अगले साल का फेयर वैल्यू 1816 रुपये सर। नहीं, पर उम्मीद क्या है, सेल्स प्रॉफिट कितना ग्रोथ। 8% सेल्स ग्रोथ और 20% प्रॉफिट ग्रोथ। ओके, एक मिनट। उसको सर 10% ले सकते हैं सेल्स ग्रोथ को। क्या बताया कनु भाई आपने। बोले सेल्स ग्रोथ को 10% ले सकते हैं सर। देखो 10% उम्मीद कर सकते हो, पर अभी का माहौल ये उम्मीद करने जैसा नहीं है, राइट सर, वॉर का बराबर। सिचुएशन। देखो 8% अभी इनका इम्प्रूवमेंट आ नहीं रहा है, तो अब इम्प्रूवमेंट आने दो ना एक बार Q1 में, राइट, फिर अपन देखेंगे। यस सर, ओके, Q1 से पिक्चर क्लियर हो जाएगा। राइट। अभी देखो आपने 8% धंधा उम्मीद किया, 20% प्रॉफिट उम्मीद किया, तो अगले साल इनका सेल्स कितना हो जाएगा, 1,80,000, यस सर। और प्रॉफिट 45,000 करोड़ हो जाएंगे इनके अगले साल, ऐसी आपको उम्मीद है, यस सर। राइट। ओके, और इन उम्मीद के हिसाब से कंपनी की फेयर वैल्यू कितनी बन रही है, फेयर वैल्यू 1816। 1800। अभी भाव क्या चल रहा है, अभी सर 1400 समथिंग कुछ ना, 1300 1400 के आसपास। राइट। तो आपने जो फेयर वैल्यू उम्मीद की है उससे भी कम चल रहा है, मतलब Right. बाजार होशियार है, बाजार ने सोच लिया है कि जो प्रॉफिट आप उम्मीद कर रहे हो ना 20%, वो भी नहीं आएंगे इस बार, ओके। समझे। पर कोई बात नहीं, अभी आप रहने दो, और Q1 में जो अपडेट्स आते हैं उनको यहाँ पे फीड करने का, बराबर। Okay. देखो एज ए इन्वेस्टर तो हम यही सोचते हैं हमेशा कि अभी सब अच्छा हो जाएगा इस साल, लेकिन ऐसा नहीं होता है, राइट।
राइट, सब अपना समय लेता है सुधरने में भी और बिगड़ने में भी, तो थोड़ा समय जाने दो और क्वार्टर 1 देखो इंप्रूवमेंट आता है कि नहीं, बराबर है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमने एचडीएफसी बैंक के भी नतीजे देखे, एचडीएफसी के देखे, और सुनीता मैडम को मेरे ख्याल से कुछ क्वेरी है यहाँ पे। यस मैडम। यस, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग मैडम, कहिए। सर, इस हिसाब से अगर मान लीजिएगा कि किसी को नया लेना है, आने से फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है एचडीएफसी में, तो बेटर है अभी थोड़े टाइम के लिए उसको होल्ड पर डाला जाए? ऐसा नहीं मैडम। ओके, आप ये बाय कर लोगे पर उम्मीद नहीं रखने की। मतलब तकलीफ किधर होती है पता है, मैं रोज ये सोचता हूं कि मेरा शेयर कब दौड़ेगा। अभी हमको अंडर करंट पता रहना चाहिए कि अभी हाल बैंक्स के अच्छे नहीं है। तो सर बेटर यही नहीं है कि अगर हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर का इंतजार करें और उसके बाद हम पैसे को इसमें इन्वेस्ट कर करें? सकते हो, तो आपका वेटिंग पीरियड कम हो जाएगा। हाँ जी, बस वही जब इम्प्रूवमेंट आए वो समय पे आप इसमें एडिशन कर सकते हैं। हाँ, मैं सेक्टर को इग्नोर नहीं बोल रही हूँ, बट इन्वेस्ट करने के सही टाइम को लेकर मेरा डाउट है। तो जैसे सर मैंने एचडीएफसी एमसी में किया हुआ था, लेकिन अभी भी वो 25% नीचे चल रहा है, मतलब एचडीएफसी एएमसी। हाँ बराबर है। तो वो सर मेरा 25% डाउन है। घबराहट नहीं है, लेकिन अभी भी मालूम है कि साल 2 साल के बाद आ जाएगा। लेकिन अगर किसी को नया इन्वेस्ट करना है तो बेटर है कि वो अभी इसको थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन करे। राइट, सही बात है आपकी। देखो ये केस में क्या है कि कोई बुरी चीज नहीं है एचडीएफसी बैंक के केस में, कम से कम डिमांड भी है, प्रॉफिट भी है, थोड़े म्यूटेड है। हाँ, राइट, तो तकलीफ वाला काम नहीं है। पर अगर मान लो धंधे डीग्रोथ हो रहे जी, जैसे एएमसी कंपनियों के अभी यही हाल है। राइट, सेबी ने ऐसी कातर लगाई है कि चार्जेस कम हो गए हैं उन लोगों के आने जी, तो डिमांड में ही प्रॉब्लम है, तो वो शेयर में करेक्शन ज्यादा आएगा। राइट, और लंबा चलता है। यहाँ पे क्या है कि डिमांड में प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड म्यूटेड है। देखो 3 चीजें होती है, एक बुरे डिमांड मतलब डिकेइंग, धंधे घटते जाए, वो बड़ा रिस्क है। धंधे घटते जाएंगे ना तो कब सुधरेंगे कोई नहीं बता सकता है। राइट सर। दूसरा होता है डिमांड थोड़ी कम हुई है, वो चलेगा, कम डिमांड वापस पिकअप में आ जाएगी, बराबर। और तीसरा क्या होता है, जबरदस्त डिमांड है, मतलब 20% से धंधे आ रहे हैं, तो वो सब शेयर तो रुकेंगे ही नहीं, उनको तो दौड़ना है सबसे पहले, बराबर ना। ये केस में सेकंड वाला केस है कि डिमांड बुरी भी नहीं है पर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल सकते, म्यूटेड है। तो ऐसा बेटर है ना, जैसे अगर मान लीजिएगा आपके पास इतना एक्सपीरियंस है या पीएमएस वाले जो लोग हैं, तो पैसा बहुत लिमिटेड होता है, तो वो जो हम लोगों ने इसमें 2%, 3% अभी लगाना है, बेटर उसको इमर्जिंग इंडस्ट्री में लगाए थे, वो ज्यादा अच्छा है। पीडीएसएल है या जो भी इमर्जिंग है उसमें हम लोग लगा सकते हैं, नंबर 1 ऑप्शन। और नंबर 2 ऑप्शन जो शेयर बहुत अच्छे, इतने भी एशियन पेंट, रिलैक्सो या कोई भी है, हम लोग वहां पर अपना आधा टका 1% अपना पोर्टफोलियो वहां पर वो पैसा लगा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, बजाय कि एचडीएफसी को हम इग्नोर भी कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, मे बी 6 मंथ। जैसे इनके Q2 के रिजल्ट सही आएंगे उस टाइम हम फिर इस सेक्टर को, बराबर है, बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है मैडम, कर सकते हैं ऐसा। राइट, आपको अपने आप से लेकिन ये प्रश्न ये पूछना है कि जो अभी जो प्रॉब्लम है वो कैसे है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, राइट, आपको कब लगता है सुधार आएंगे, बराबर। अगर सर Q2 में हमें सुधार लगते हैं या Q3 में सुधार लगते हैं, उस टाइम हम लोग थोड़ा सा पैसा इधर शिफ्ट कर सकते हैं मैडम, क्योंकि देखो अभी 1400 चल रहा है, मान लो उस समय 1800 हो जाए तो भी कोई मतलब दिक्कत नहीं है, भाव से कोई कंसर्न नहीं है, पर आपका वेटिंग पीरियड कम हो जाएगा। हाँ जी, बस वही मेरा क्वेश्चन था, वेटिंग पीरियड कम हो जाता है। 100% सही समझे आप। पहली प्रायोरिटी किधर रखनी चाहिए बाइंग की, जिसकी ट्रेंड एकदम मजबूत है, क्योंकि वो सबसे पहले दौड़ेंगे सब जैसे बाजार सुधरता है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और सर आज थोड़ा सा अगर आज टाइम मिलेगा या कल भी मैं अटेंड करूंगी, लाल पात को हम लोग जरूर देखेंगे कि तो अभी हमने लास्ट टाइम भी देखा ही था ना, हमने क्या उम्मीद किया था मैडम, लास्ट टाइम पता है ना, जबरदस्त गिरता जा रहा था। जी जी, लेकिन अब चेंज हो रहा है, अब हो रहा है। तब हमारी यही बात हुई थी ना, महीने में अभी ये 3 दिन और है तो मंथली होगा, तो देखा मतलब ऊपर गया है, तो दैट इज गुड न्यूज, मैंने देखा था सर।
पर फिर भी मेरे को लगा कि सर से पता करेंगे तो एक हौसला मिल जाता है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मैडम, ये सब तो चलता जाएगा। और हमको आने वाले 15 साल में हमारे जो भी शेयर है, इन सब शेयरों को कभी ना कभी आधा होता भी देखना है। ये होंगे आधा, 80% भी टूटेंगे, और ये सब चलता जाएगा, राइट। पर चिंता इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये सब गेम है, हमारी रूटीन है। आपकी अर्निंग तो वैसी आएगी जैसी आती आ रही है। तो वैसा ही देखो, अगर आपने एक चीज सीखी कि गिरावट के समय चिंता नहीं करने की, वैसे ही जब रैली आती है ना, 3-4 गुना शेयर हो जाते तुरंत, उस समय भी बहुत खुश नहीं हो जाने का, ये वो भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। लोग उस समय और ज्यादा खुश होकर डबल माल ले लेते हैं एकदम हाई पे। गलत है, वैसा भी नहीं सोचने का कि मेरा ये शेयर चलता जा रहा है, मैं प्रॉफिट में हूं तो मैं और क्यों ना ले लूं। मैं बहुत बार देखता हूँ कि लोग उन शेयर में फिर ले लेते कि हाई भाव पे कि इसने मेरे को कमा के दिया, राइट। पर ये कमा के दिया, लॉस, वो सब देखने का जरूर नहीं, राइट मैडम। ये समझ बहुत धीरे धीरे आती है। हाँ, वो तो टाइम ही लगेगा मैडम, 1 साल 1.5 साल के बाद ही जाकर के ना, जो आप बोल रहे हो ना, अब वो उसको समझ पा रहे हैं। सही बात है, थोड़ा समय लगता है। था रैली में खरीदो, हम रह ना जाए, वाली बात हो जाती है कि नहीं, मैं ही कहीं पीछे ना रह जाऊं। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि नहीं, पेशेंस रखो और आप आगे बढ़ो लाइफ में। जो गलतियां इस बार की है ना, वो सेम गलती अभी रिपीट नहीं होगी, देखो अगली बार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मतलब एक बहुत ही बढ़िया लर्निंग लेके जाते हैं हम लोग। अपना पूरी जो लाइफ हम लोग स्टॉक मार्केट में बिताते हैं ना, तो लाइफ में हमें जो फॉल आते हैं, बाजार की गिरावट, वो बहुत बड़ी लर्निंग देते हैं, राइट सर, बराबर ना। और वो गिरावट से सीखा हुआ काम हमें नेक्स्ट टाइम काम लगता है, राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, धन्यवाद। यस विशाल भाई, आपने हैंड रेज किया हुआ है, कहिए। एक फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है IRFC, तो उसमें मैं यानी देख रहा था, वो कंपनी को एनालिसिस कर रहा था। उसमें मैंने देखा कि कंटिन्यूअसली उसका जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा आ रहा है। लास्ट ईयर में भी उसका ग्रोथ अच्छा था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। और मैंने पास्ट हिस्ट्री देखी उसकी काफी सालों की, यानी 6-7 साल की, उसमें भी उसका कंटिन्यूअसली ग्रोथ है। लेकिन अभी देखिए उसका प्राइस, तो वो अभी डाउन ही हो रहा है। तो उसमें ऐसा ट्रेंड क्यों दिखा रहा है उस केस में? और उसने देखे तो उसका यानी अर्निंग्स देखे तो उसका अर्निंग EPS यानी 4.5 रुपीज है, और उसका कुछ प्राइस अराउंड 20-22 रुपीज है। तो वो देखे, और उसका डिविडेंड यील्ड देखे, वो सब में यानी सभी पैरामीटर्स में उसका सभी अच्छा ही है। आपने डाला हुआ है उसका रिजल्ट और सब ऐसा है जो नेगेटिव हो, राइट। आपने इसमें से डेटा डाला हुआ है IRFC? नहीं, अभी नहीं किया है मैंने, सेपरेटली इसमें नहीं डाला है मैंने, वो सेपरेटली वो एनालिसिस किया था इसमें तो। बराबर बराबर, पर मेरे सामने हो तो मैं आपको उसको समझा पाऊंगा। किया था इसमें तो, अगर मेरे सामने हो तो मैं समझा पाऊंगा। है। लेकिन फिर भी समझो विशाल भाई कि ये जो IRFC है वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है? वो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट ओन काइंड ऑफ थिंग। नहीं, पर वो फाइनेंशियल सेक्टर की है। IRFC फाइनेंशियल, फाइनेंशियल। और फाइनेंस सेक्टर पूरा अभी क्या है, म्यूटेड में है। आपको फाइनेंस की कंपनियों के जो धंधे हैं वो इतने ग्रोइंग नहीं दिखेंगे ये टाइम पे, राइट। तो उसकी इफेक्ट है, पर चिंता मत करो, धंधे बढ़ रहे थे। हाँ, लेकिन उसके यानी पर्टिकुलर वो कंपनी के देखे तो उसका तो ग्रोथ है, तो उसका इफेक्ट यानी आना चाहिए ना उसके प्राइस पे। तो सबसे बड़ा सेक्टर होता है विशाल भाई, सेक्टर। अगर सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है तो कंपनियों को भी वो प्रेशर देगा, राइट। लेकिन अगर आपकी कंपनी के नतीजे अच्छे ही आते जा रहे हैं तो कोई चिंता मत करो। आपको पता है अंडर करंट क्या चल रहा है, लोगों को क्या पता है फाइनेंस सेक्टर नहीं चल रहा है अच्छा, तो वो लोग फाइनेंस में बड़े बाइंग नहीं आएंगे, राइट। लेकिन अंडर करंट आपने देखा है कि IRFC के करंट ट्रेंड भी बढ़िया है, कंटिन्यू ग्रोथ अच्छा आता जा रहा है। तो ऐड करते जाओ, चिंता नहीं करने की, राइट। और बढ़िया रैली करेगा ये शेयर का, इसमें ग्रोथ है, उसको चलने से कोई रोक नहीं सकता है, बराबर है। ओके, तो ट्रेंड यानी उसको डिफाइन नहीं कर सकते ना कि ग्रोथ में भी उसका ट्रेंड तो नेगेटिव आ रहा है, यानी अभी ग्रोथ है लेकिन प्राइस में इफेक्ट बाद में आएगा, ऐसा है? हाँ, ऐसा होता है ना। कोई कंपनियां ऐसा हो सकती है कि कुछ कंपनियां अपने सेक्टर से भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन वो टाइम पे भी अगर सेक्टर गिरा हुआ है सबको मार पड़ेगी,
देखो अभी आईटी सेक्टर को मार पड़ी है वॉर के बाद, तो वो किसी को देखेंगे नहीं, हर कंपनी गिरेगी ये समय में, राइट। पर सबसे पहले कौन चलेगी? जो गिरी लेकिन उनके धंधे और प्रॉफिट में कोई इफेक्ट नहीं आई, जिनके सेल्स और प्रॉफिट अच्छे आते जा रहे वो सबसे पहले चलेगी। बाजार गिरता है तो सब गिरते हैं, अभी बाजार गिरा हुआ है, सब कंपनियां गिरी हुई है कि नहीं? पर सब कंपनी के धंधे डाउन नहीं है, धंधे और प्रॉफिट तो हमारे इंडिया के अच्छे ही है। पर एक फियर का माहौल होता है, डर का माहौल होता है कि अरे बाप रे अभी क्या होगा, एक स्पेकुलेटिव मार्केट होता है, फ्यूचर में सब बड़े बाइंग और बड़े सेलिंग हो रहे होते हैं, तो नियर टर्म पे प्रेशर होता है। पर हमें लॉन्ग टर्म वालों को कोई चिंता नहीं करनी, अंडर करंट अच्छा है, वो शेयर को दौड़ना ही है। ओके ओके पीयूष सर, एक मिनट, हाँ जी कहिए सर इसी पे IRFC पे एक मेरी क्वेरी थी कि हाँ जी। जैसे प्रमोटर होल्डिंग 86% है और वो 3 साल में 75 से नीचे रिड्यूस करनी पड़ेगी, बराबर है, अभी आई थिंक डेढ़ साल हुआ होगा इसको लिस्ट हुए, तो राइट। ये लगातार मतलब बीच में थोड़ा सा उछला था तो अल्टीमेटली 26 रुपए से 21 रुपए हो गया, बराबर, डिविडेंड यील्ड अराउंड 5% की है अभी, राइट। तो कंपनी में ग्रोथ भी दिख रही है, 22-29% सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 38% है, बराबर है, 5 साल की भी है, सब कुछ है, स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो वो ये OFS का हैंगओवर है कि OFS आना है तो वो डिस्काउंट पे आएगा और ऑब्वियसली पब्लिक उसमें लेगी, फिर स्टॉक प्राइस गिरेगी, जो कि नॉर्मली हर कंपनी में NMDC में भी हुआ, अच्छे नहीं स्टॉक्स में भी हुआ। समीर भाई ये गलत इंटरप्रिटेशन है, NMDC का ना धंधा है ना प्रॉफिट है, वो 10 साल पहले जितना प्रॉफिट करता था उतना ही प्रॉफिट आज कर रहा है, तो चलेगा कैसे? बट इसमें ग्रोथ है तो इसका प्राइस हाँ तो देखो अभी कितनी कंपनियां हैं जिनके ग्रोथ है, प्रॉफिट भी है, पर शेयर नहीं चल रहे। क्यों नहीं चल रहे? ओवरऑल करंट क्या कहता है, ट्रेंड कैसी है अभी ओवरऑल बाजार की? नेगेटिव है। तो ये समय पे प्रेशर रहता है, सब शेयर गिरते हैं जब मंदी की लहर आती है, क्योंकि इन्वेस्टर को डर लगता है कि भी कल क्या होगा, राइट। लेकिन अपने को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी कंपनी के सेल्स प्रॉफिट सब ट्रेंड अच्छा है तो कोई चिंता ही मत करो ना, बाजार सुधरेगा, ये लोग उससे अच्छा सुधरेंगे जिनके धंधे इफेक्ट नहीं होते वो, बराबर। और जिनके धंधे और प्रॉफिट बाजार सुधरने के बाद भी नहीं सुधरने वाले, वो बाजार भले इधर से सुधर जाए, वो सब कंपनियां नहीं चलेगी, थोड़ा बहुत चलेगी और फिर वापस थी वही की वही। सर आप रिकमेंड करते हो कि 86% प्रमोटर होल्डिंग है तो IRFC जैसी कंपनी में डिविडेंड के लिए या ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? डिविडेंड के लिए तो कभी कोई भी कंपनी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि डिविडेंड के लिए मैं क्यों लूं, फिर डिविडेंड ही चाहिए तो FD ना ले लूं मैं, वो भी तो 5% देती है। लेकिन IRFC में इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 85% देख के मैं ना लूं ऐसा कभी मत करो, राइट। क्योंकि मैंने पिछले दशक में ऐसी कई कंपनियां ली हुई थी जो 85% थी, और यही बातें थी कि भाई 75% उनको होल्डिंग लाना पड़ेगा। आपने 3M इंडिया का नाम सुना है? जी सर, राइट। 3M इंडिया ये कंपनी का भी होल्डिंग 85%, राइट। मैं आपको 2008 की बात बता रहा हूँ, और इनका भाव होगा शायद वो समय पे 2000 जितना, और सेबी ने बोल दिया इनको कि भाई तुमको तुम्हारा होल्डिंग तो घटाना पड़ेगा। तो रोज यही सब बातें चल रही है कि 3M को अपने शेयर बेचने पड़ेंगे प्रमोटर को, और होल्डिंग 75% लाना पड़ेगा तो 3M गिरेगा। और डर के मारे मैंने भी मेरे शेयर उस जमाने में बेचे थे 2008। सोचो अभी भी मेरे पास कुछ होल्डिंग है 3M की, लेकिन वो टाइम पे इसका भाव 2000 था, अभी कितना भाव है 3M का? 20,000 के आसपास। 20,000। सीख क्या मिली हमें कि प्रमोटर के बेचने से अगर हम ये मानेंगे कि शेयर गिरेगा तो ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि अच्छी कंपनियों में गिद्ध बैठे हुए पेड़ पे वेट कर रहे हैं कि कब कोई माल बेचे और मैं इसको उठाऊं। प्रमोटर्स ने माल बेचे और वो सब माल ले कौन गया? बड़े निवेशक, राइट। देखो डीमार्ट में क्या है, कितना प्रमोटर स्टेक है डीमार्ट का भी प्रमोटर भी 75 के आसपास है, 75। हाँ देखो इनका कितना था, 85 था, हाँ जी, राइट। पर इनको भी बताया कि भी आपको 85 नहीं रख पाओगे, 75 करना पड़ेगा। तो बहुत लोग डीमार्ट की क्वेरी कर रहे थे कि पीयूष भाई अभी तो डीमार्ट जबरदस्त गिरेगा, क्योंकि उनको बोला हुआ है सेबी ने तुमको माल बेचना पड़ेगा।
मतलब ग्रोथ रेट प्राइवेट कंपनी है, IRFC में थोड़ा डाउट हो जाता है ना कि गवर्नमेंट की है तो थोड़ा वो रहेगा जी। देखो अगर ग्रोथ मिलता है ना तो प्राइवेट गवर्नमेंट कुछ नहीं रहेगा, वैसे गवर्नमेंट की कंपनियों में ग्रोथ नहीं होता है समीर भाई, राइट। पर कुछ गवर्नमेंट की कंपनियां ऐसी है जो जिनको हम बोल सकते हैं वो मोनोपोली या डिओपोली, IRCTC IRFC, हाँ वो धंधे में और कोई आने वाला नहीं है, तो ग्रोथ मिलना ही है आपको, राइट। आप SBI में सोच सकते हो कि यार गवर्नमेंट के बदले प्राइवेट में मैं मेरा बैंक का अकाउंट ओपन करूं, मतलब हमें 1% लगा सकते हैं पोर्टफोलियो, लगा सकते हैं, आपको कभी नुकसान नहीं होगा समीर भाई जी सर, 100% लगा सकते हैं, बराबर है, राइट। और क्या है, रेलवे की सबसे बड़ी फाइनेंस की कंपनी है, तो रेलवे के आने वाले समय में नहीं लगता है अपने को कि बहुत रेल के प्रोजेक्ट आने वाले जी, है ना, तो रेल के बहुत प्रोजेक्ट होंगे, और रेल जो खरीदते भी है ना वो रेलवे की नहीं होती है, ये IRFC खरीदती है और इनको भाड़े से देती है, लीज लाइन पे चलती है रेलवे सब, राइट। तो जितने डिब्बे होते हैं, जो इंजिन होते हैं, वो सब IRFC भाड़े से देती है और इनको लीज की इनकम होती है, तो इनका बहुत अच्छा मॉडल है। आप अगर आज से लेते हो, कभी ये मत उम्मीद करो कि मेरी ये कंपनी नुकसान करेगी, लॉस में आ जाऊंगा, ऐसा कभी होगा नहीं, राइट। इट्स गुड कंपनी। एक ही दिक्कत है कि बहुत बड़ी इक्विटी है, तो आपके पार्टनर बहुत है, शेयर होल्डर बहुत है, जिनकी वजह से इनका EPS बहुत छोटा बनता है, तो भाव छोटा है, बराबर है। लेकिन कंपनी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ करेगी, कंसिस्टेंट करेगी और आपको पैसा अच्छा मिलेगा, बराबर है जी, थैंक यू। ओके, तो अभी अमोल भाई से मैं कुछ देर के लिए उन्होंने शेयरिंग किया हुआ था, चलो अभी मैं वापस ले लेता हूँ, ले लो अमोल भाई। हाँ सर, एक ये कर दिया, शेयर स्टॉप कर दिया, राइट। चलो आपने मेरा काम कर दिया, नहीं तो मैं बहुत टेंशन में था यार, आज बहुत जबरदस्त ट्रैफिक था हाईवे पे, और मैंने देखा कि 1 घंटा बता रहा है अभी तो घर पहुंचने में, मैं सोचा आज मीटिंग में पता नहीं क्या होगा, कैसे करेंगे, लेकिन चलो एवरीथिंग वेल, ओके, थैंक यू। अच्छा काम हो गया। अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं, हाँ, और हमने यहाँ पे HDFC ओहो, मैंने लैपटॉप पे लिया तो चैट बॉक्स मेरा पुराना चला गया, तो HDFC और HDFC बैंक के बाद किसने लिखा हुआ था अपना नाम, या वो प्लीज बताए, या कोई भी जो पढ़ पाए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है यहाँ पे। कौन सी? बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। बालकृष्ण, अच्छा अरविंद भाई, अरविंद जायसवाल ने लिखा था ना बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। चलो मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जस्ट मिनट। ओके, आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिख पा रही है अभी, और हम लोग वापस चले जाते हैं। मैं मास्टर शीट पे आ गया, और यहाँ पे बालकृष्ण, यस अरविंद भाई, चलो बालकृष्ण मैंने ओपन किया, और लॉन्ग टर्म तो कोई टेंशन ही नहीं है, जबरदस्त कंपनी है, MRF से ज्यादा इसमें पैसे कमा के दिए, कंसिस्टेंट है, कभी किसी ने लॉस नहीं किया। देखो मैंने अभी समीर भाई को क्या बताया पता है, आप सोचो आप इधर हो IRFC में, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रहा है, धंधा बढ़ रहा है, तो समझ लो ये कंपनी कभी नुकसान नहीं करने वाली है। देखो बालकृष्ण ने कभी भी लॉस किया, अगर इनके सेल्स और प्रॉफिट बढ़े तो इन्होंने कमा के भी जबरदस्त दिया, 100 गुना 1000 गुना, राइट। तो यही चीज आपकी नई दूसरी कंपनियों में होगी। कोई कंपनी में चिंता मत करो भाव चलता है नहीं चलता है, सेल्स और प्रॉफिट बढ़ रहे, बी एश्योर, कोई टेंशन नहीं है, शेयर को तो चलना ही है, राइट। चलो बालकृष्ण इंडस्ट्री का करंट ट्रेंड क्या कहता है, यस अरविंद भाई कैन यू एक्सप्लेन, ये स्क्रीन आपके सामने है, बताइए मुझे। जी सर, कैसा है ट्रेंड? सर मैंने ये निकाला है साइड में, Q1, H1, 9 मंथ एंड Q4 का डेटा यहाँ पे सब लिखा हुआ है। तो ये Q1 में कितना धंधा था दिख रहा है आपको, थोड़ा बड़ा करूं? ओके, कितना सेल्स ग्रोथ था Q1 का? Q1 का सर 93% है। 93? हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हुई, अरविंद भाई बताओ। नीचे सब लिखा है मैंने, H1 के नीचे ना उसका सेल्स डेटा लिखा है, राइट आप साइड लोग में। क्या सोचते हो बाकी पार्टिसिपेंट?
क्या अरविंद भाई ने कुछ गड़बड़ की हुई है? क्योंकि 93% मतलब तो डबल धंधा, और प्रॉफिट तो देखो 150%। क्या बोलते हो आप लोग? यस एनीवन? आप अपने इनपुट दे सकते हो। विशाल भाई ने आपका सपोर्ट किया है भाई, अरविंद भाई। जी सर, H1 के नीचे डेटा लिखा है पूरा। हाँ, देख लेते हैं। देखो विशाल भाई एंड अरविंद भाई, 93% सेल्स ग्रोथ है। क्यों है पता है आपको? क्योंकि Q1 मैं यहां लिखता हूं, Q1 21 में क्या था? कोविड वेव 1, ठीक है नहीं? जी। तो ये समय पे आपको क्या लगता है, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां चालू थी कि लॉकडाउन था? नहीं, लॉकडाउन था, प्लांट शटडाउन थे। सब प्लांट शटडाउन थे, मतलब माल बेचने का सोचो, मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे थे। Q1 बहुत बुरे हाल थे। तो Q1 में कोई कंपनी के धंधे ही नहीं थे, राइट? और गाड़ियां सब बंद थी, इनके शोरूम बंद थे टायर बेचने के। तो क्या धंधा कर पाते ये लोग? देखो आपने डेटा डाला है ना, नीचे, उसके नीचे सबसे नीचे। हाँ, राइट। देखो यहां से मैं देखता हूं एक बार, इनका सालाना धंधा कितना होता है वैसे? 6,000 करोड़ अंदाजे से। तो ये लोग हर क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली कितना धंधा करते होंगे अंदाजे से? कभी ये एग्जैक्ट नहीं होता है। 1,500 करोड़, 1,500 के आसपास। यहाँ पे 2020 मतलब 2021 वाला साल, राइट? फाइनेंशियल ईयर 21 हम इसको बोलेंगे। जी। कितना धंधा था Q1 में? 980 करोड़। 980, कुछ भी नहीं था जी। मतलब ये लोग जितना करते थे उससे करीबन आधा धंधा, है ना? जी। राइट, क्योंकि ये लोग इंटरनेशनल मार्केट में भी है, कुछ मार्केट में ये लोग माल बेच पाते हैं, राइट? 3 महीने में पहले 2 महीने जबरदस्त लॉकडाउन रहा, लेकिन जो तीसरा महीना कुछ सिटी में जो लोग ओपन हुए, कई कंपनियों ने वो 1 महीने में भी अच्छा धंधा किया था। तो आपको ध्यान होगा वो समय पे कई कंपनियों ने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी। चलो अभी हम क्या करेंगे? कंपनियां कोई हाथ पे हाथ धरे बैठी नहीं रही थी, सब अपने प्लान कर रहे थे, हाउ वी आर गोइंग टू डू बिजनेस, राइट? पर पिछले साल 1,000 करोड़ का टर्नओवर, ये साल कितना हुआ सर? 1800 सर, 1885। मतलब ये इनका नॉर्मल धंधा है, ये जो आया ना जी, ये इनका नॉर्मल है, और ये 1,000 करोड़ इनके लिए एब नॉर्मल है ड्यू टू कोविड, राइट? तो इसलिए आपको ये बड़ा जंप दिख रहा है। तो ये जंप किसकी वजह से है? इधर क्या लिख देने का? लो बेस, ताकि आपको याद रहे। ओके, राइट ना? 2021 में धंधे थे नहीं, और उसके सामने इस बार के नॉर्मल धंधे आए, तो ये लो बेस की वजह से 93% का ग्रोथ आया, राइट? खर्चे कितने बड़े थे? 74%। देखो बहुत सी कंपनियां थी अरविंद भाई जिन्होंने पिछले साल Q1 में लॉस किया था। आपकी बालकृष्ण ने क्या किया था पिछले साल Q1 में, कोविड वाले साल में? प्रॉफिट किया था 2% से। ये अमेजिंग बात है, बिल्कुल अमेजिंग। देखो इनके मार्जिन कितने थे पिछले साल? 13%। मैं आपको बता दूं, ज्यादातर टायर की कंपनियों ने पिछले साल पहले 6 महीने में क्या पूरे साल भी लॉस किए हैं, क्योंकि ये मुश्किल साल था, राइट सर? जी सर। तो यहाँ पे अब मैं वापस आपके ट्रेंड पे आ जाता हूं। दिस इज द रियल ट्रेंड। आपका Q1 93% सेल्स ग्रोथ, इंडिया का जीडीपी 20%, तो ये बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, और प्रॉफिट भी इनका 150% से बढ़ा, राइट? ये आपने 31 क्या लिखा है मार्जिन? 31% सर। मतलब ये 31 क्या है, लेकिन ग्रोथ है कि मार्जिन है? नहीं, मार्जिन है सर। नहीं, इतना मार्जिन नहीं हो सकता है अरविंद भाई, देखने दो तो Q1 में कितना था मार्जिन? देखो कितना मार्जिन है, 18%। 18, राइट। पर आपने क्या लिखा लगता है? देखो आपने ग्रोथ लिखा, ग्रोथ वाला लिखा है, राइट सर। तो यहाँ पे हमेशा मार्जिन लिख देने के, तो यहाँ पे मैं सुधार देता हूं कि आपके जो Q1 में धंधा 93% से बढ़ा, प्रॉफिट 150% से बढ़ा, और मार्जिन 18% थे। अब ये डेटा को देख के आपको पूरा साल नेगेटिव रहना चाहिए कि पॉजिटिव रहना चाहिए अरविंद भाई?
क्या लगता है? इसको देख के सर पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। कोई डाउट ही नहीं ना। इसके सामने एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का सेल्स ग्रोथ कैसा था बताओ? उनका कम था सर। मतलब वो जीडीपी से भी कम बढ़े थे, इसीलिए आपका बालकृष्ण ज्यादा चला। और इतनी बढ़िया बैंक होने के बावजूद वो सब कम चले क्योंकि ओवरऑल बैंकिंग कम चला। राइट। अब 93% का सेल्स ग्रोथ, मतलब मैं ये उम्मीद करता हूं कि अरविंद भाई ने अगर ये Q1 में देखा होता तो आपको पता रहता कि ये कंपनी तो दौड़ने ही वाली है। राइट जी सर। साथ में इनका मेन सेक्टर कौन है? अभी मैं जैसे आईआरएफसी की बात कर रहा था, आईआरएफसी का पेरेंट सेक्टर हुआ फाइनेंस। राइट। जी इनका सर। सेक्टर कौन हुआ? बालकृष्ण का पेरेंट सेक्टर मे बी ऑटो। कौन सा? मे बी ऑटो। ऑटो। ऑटो 100% सर। देखो इनके जो टायर बिकते हैं ना, वो टायर किधर बिकते हैं? कॉमर्शियल व्हीकल और ऑटो सेक्टर सर। देखो दो मार्केट होते हैं हर टायर की कंपनी के, दो मार्केट। एक बोलते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर को ये लोग बेचते हैं, मतलब मारुति बाहर निकलेगी, हुंडई आएगी तो उनको भी तो टायर चाहिए। तो सब टायर की कंपनियां एक किसको माल बेचती है? ओईएम कंपनीज को। राइट। और दूसरा बड़ा मार्केट होता है पुरानी गाड़ियों का, जो पुरानी गाड़ियां जो बाजार में ऑलरेडी बिक चुकी है। अब गाड़ी हो सकता है 5 या 10 साल में एक लो, पर टायर कितनी बार लोगे? On every 4 or 5 years। या मतलब टायर एक रिप्लेसमेंट वाली साइकिल वाला बिजनेस है। आपके टायर घिसा जाएंगे और आपको नए जरूरत पड़ेगी। तो टायर को मंदी, ऑटो में मंदी चल रही है 2017 से, उनके धंधे नहीं बढ़ रहे हैं। राइट। तो उसकी थोड़ी इफेक्ट है, पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है टायर की कंपनियों को, क्योंकि नई गाड़ियां कम बिक रही है पर पुरानी गाड़ियां तो है ना बाजार में, उनके तो टायर घिसते ही जा रहे हैं। क्लियर सर? जी सर। तो टायर की कंपनियां ऑटो कंपनियों को क्या करती है? आउट परफॉर्म की अंडर परफॉर्म? अंडर परफॉर्म। आउट परफॉर्म सर। ओके। क्यों? क्योंकि उनको मंदी की इफेक्ट नहीं है। ओके। मारुति को मंदी की इफेक्ट है, टाटा मोटर को है, महिंद्रा को है, क्योंकि डिमांड कम है। दुनिया भर की कंपनियों की गाड़ियां कम बिक रही है, वॉल्क्सवैगन को है, टोयोटा को है, जनरल मोटर को है, फोर्ड को है, सब कंपनी का माल कम बिक रहा है। टायर का भी डिमांड में कमी है, लेकिन ऑटो जितनी नहीं, क्योंकि रिप्लेसमेंट मार्केट भी इनका होता है। समझे इतना सर? जी सर। जी। अभी चलो, अभी H1 के नतीजे आए, ये कैसे आए बताओ? H1 का Q1 से कम आया सर। राइट। देखो क्या बोलेंगे इसको, पता है? ये Q1 से कम है, लेकिन यहाँ पे लो बेस इफेक्ट कम हो गई। कैसे? मैं समझाता हूं। देखो Q1 में तो 2 महीना पूरा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, तो Q1 में खाली एक ही महीना मिला धंधा करने का। राइट जी। Q2 में कई शहरों में लॉकडाउन था, पर बहुत से शहर ओपन हो चुके थे। राइट सर? जी तो सर। माल की बिक्री Q2 में चालू हो गई थी। तो ये समय पे हम इसे लो बेस नहीं कहेंगे। लो बेस किधर था? Q1 में। Q1 में। तो जब H1 के नतीजे आए तो H1 के नतीजे में खाली Q1 लो बेस वाला था, Q2 में तो धंधा होना चालू हो गया था। जी सर। H1 के केस में पूरे 3 महीने अफेक्टेड नहीं थे। राइट। आपको 3 महीने धंधा करने के भी मिले और 3 महीने अफेक्ट रहे। तो H1 में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि 93% ही ग्रोथ आए, ये तो कम होना ही था, क्योंकि 3 महीने पूरे, यहाँ पे तो पूरे महीने पूरे, और H1 में कम महीने पूरे। आपको धंधे करने के महीने सुधरते जा रहे हैं। गॉट इट सर? जी सर। पता चल रहा है कि कंफ्यूजन है? हाँ हाँ सर, समझ में आया। तो 59% और 53% प्रॉफिट बढ़े आपके। राइट। और मार्जिन आपके कितने थे? लेट मी राइट डाउन। H1 के नतीजे में से हम मार्जिन देख लेते हैं। H1 में भी आपके मार्जिन कितने थे? 18। राइट। देखो Q1 में आपके मार्जिन थे 18
और H1 किधर है, H1 में भी आपकी मार्जिन है 18, तो मैंने यहाँ 18 डाल दिया है। तो ट्रेंड अभी भी अच्छी है, बराबर। देखो यहाँ पे मैं और एक चीज लिखता हूं, Q1 में जीडीपी 20%, H1 में जीडीपी 15%, फिर जब 9 मंथ आए तो जीडीपी, आपको क्या लगता था पूरे साल 20% का जीडीपी रहेगा इंडिया में? रह सकता है इतना ज्यादा? इनके आसपास रहेगा। हाँ, पर 20% क्यों था? लो बेस, पूरे इंडिया का लो बेस था Q1 में कोविड की वजह से, राइट। तो इसीलिए ये बड़ा जीडीपी दिख रहा था, पर साल खत्म होते होते आपको पता है किधर आया जीडीपी? 9% पे, राइट जी। क्योंकि Q1 में पूरा क्वार्टर पूरा, H1 में खाली 3 महीने पूरे, 9 मंथ में खाली 3 महीने पूरे, तो आपको 6 महीने अच्छे निकल गए काम करने के। H1 में काम करने के महीने कितने थे? 3, राइट। तो आपको धंधे करने की अपॉर्चुनिटीज खुलती जा रही थी, तो बाद में ये ग्रोथ प्रॉपर हो गया। तो सेम चीज आपको इधर मिलेगी, Q1, H1, 9 मंथ में कैसे आए धंधे? 51%, 33% प्रॉफिट। या अभी मतलब सब सेट होने लगा है। आपके प्रॉफिट 33% और मार्जिन कितने हैं 9 मंथ में? 17%, राइट। थोड़ी मार्जिन में कमी आपको दिखाई दे रही है, बराबर है। ये क्यों दिखाई दे रही है मार्जिन में कमी? क्योंकि सिचुएशन नॉर्मल हो रहे थे सर। हाँ, नहीं देखो, मार्जिन में कमी क्यों आती है? इन्फ्लेशन जब थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है ना, इन्फ्लेशन, उससे कंपनियों के मार्जिन गिरने लगते, क्योंकि इन्होंने अगर 4, मान लो ये 9 मंथ है ना, देखने दो, 9 मंथ में इन्होंने अगर 6,500 करोड़ का धंधा किया है, तो खर्चा कितना किया है? 5,000 के आसपास। तो ये 5,000 करोड़ के खर्चे में इनका मेन खर्चा रॉ मटेरियल होता है जी। अब वो रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन का मतलब क्या? सब चीजें महंगी मिलती है जी सर। तो ये आपके प्रॉफिट को बिगाड़ती है, राइट। देखो, धंधे 51% से बढ़े, पर खर्चे कितने परसेंटेज से बढ़े? 54। तो इसीलिए आपके प्रॉफिट खा गया। प्रॉफिट 51 से सेल्स बढ़े, प्रॉफिट कितने से बढ़ने चाहिए थे? 51 से। 51 से 40 पर ये कम क्यों हुए? क्योंकि खर्चे बढ़ने शुरू हो चुके थे। तो इन्फ्लेशन की इफेक्ट अपने को कब से नजर आने लगी थी? 9 मंथ के रिजल्ट से। सही बात है सर? जी जी जी। ओके, तो यहाँ पे 9 मंथ 51, और फिर अभी डायरेक्ट एनुअल रिजल्ट आ गए। एनुअल आए ना ये? जी। ये Q4 है कि एनुअल है? ये Q4 का है सर। अच्छा, पर हमें इधर एनुअल लिखना चाहिए, आपने एनुअल के नहीं डाले? नहीं, एनुअल का नहीं है सर। ओके, राइट। देखो, खाली Q4 क्यों गाइड नहीं करेगा? क्योंकि ये खाली 3 महीने के रिजल्ट, 37% का ग्रोथ बता रहा है, जो अच्छा ही है। लेकिन हमें अभी ये जानना है कि Q4 तो है, साथ में दूसरे 9 महीने का क्या हुआ, सबका मिलके डेटा बताओ मेरे को, राइट जी। तो अभी आप क्या करना, इतना सुधार कर देना। यहाँ पे मैं लिख देता हूं एनुअल, बराबर है। ओके। फिर इधर एनुअल का सेल्स डाल दो, प्रॉफिट डाल दो। देखो यहाँ पे आपका क्वार्टर का कितना प्रॉफिट दिख रहा है? -2, बराबर। क्यों ऐसा हुआ? अगेन, Q4 में धंधे कितने परसेंटेज से बढ़े? 37। और खर्चे? खर्चे से 52 हो गए, इसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ। मतलब अभी भी इन्फ्लेशन की इफेक्ट है, राइट। और ये इन्फ्लेशन ने कितना प्रॉफिट खा गया? यहाँ तो चलो फिर भी प्रॉफिट बढ़े थे, पर इस बार Q4 में क्या आया? प्रॉफिट आपके डाउन। राइट। अगर इतनी बढ़िया मार्जिन वाली कंपनी के प्रॉफिट 2% से टूटे हैं, तो जेके टायर, C8, अपोलो, उनके मार्जिन अंदाजा लगा लो कितने परसेंटेज से इस बार गिरेंगे। जी सर। जी। इसीलिए अच्छी कंपनी में रहने का, देखो ये सबसे बढ़िया कंपनी है, तो इफेक्ट ये सब कम आती है, तो इसके भाव पे इफेक्ट कम आती है। कम यानी कितना? आधा। राइट। शेयर आधा होने में टाइम नहीं लगाता,
पर अगर अपने पास वो दूसरी कंपनियां होगी जिनके मार्जिन अच्छे नहीं है, वो आधा नहीं टूटती है। शेयर को 10 रुपए वाले शेयर को 2 रुपए आने में टाइम नहीं लगता है। राइट सर। इसलिए बेस्ट में रहो, क्योंकि बेस्ट जो टूटेगी वो दूसरों से तो कम टूटेगी। जी सर। बराबर, इधर समझ में आया ना ये देख के आप? यस सर, यस सर। अगर इसके प्रॉफिट इतने डाउन हो गए तो दूसरी कंपनियों ने तो लॉस ही किए होंगे इस बार, राइट? टायर में तो सर बालकृष्णा ही है नंबर 1, दूसरा कोई तो एक एमआरएफ है दूसरा। पर वो सेकंड, पहला बालकृष्णा, पहला बालकृष्णा, राइट। दूसरा एमआरएफ। वैल्यू कितना ज्यादा है, सब कोई ले नहीं पाएगा उसको। हाँ, पर अभी वो उनकी चॉइस है, बराबर ना? उन्होंने अपना इक्विटी इतना रखा हुआ है इसकी वजह से, राइट? पर उसका मतलब बहुत अच्छी कंपनी है, बुरी कंपनी है, कोई लेना देना नहीं उससे, राइट। बराबर ना? अब देखो, जब मैं वर्षों पहले इन्वेस्ट करता था टायर की कंपनियों में, वर्षों पहले जी, तब वो जमाने में जेके टायर तो लॉस ही कर रही थी जी। सीएट कभी लॉस कभी प्रॉफिट, 1%, आधा टका मार्जिन उसका होता था जी। फिर आती थी अपोलो और एमआरएफ, इनके मार्जिन दूसरों से अच्छे थे, राइट? तो वो ये कंपनियां भी प्रॉफिट करती थी और मुश्किल से कभी लॉस हुआ था। जैसे 2008 में अपोलो ने लॉस किया था, जब वो समय पे क्रूड के दाम बढ़ गए थे, रबर के दाम बढ़ गए थे, राइट? इनका मेन रॉ मटेरियल रबर, बराबर। अब वो जमाने में बालकृष्ण के मार्जिन उस समय भी 10-10 टका थे, इन सबसे अच्छे थे, डबल मार्जिन, राइट? अब उसके बाद क्या हुआ देखो, आज जेके टायर तो प्रॉफिट में आ गई है जी। तो सीएट के मार्जिन आधा टका से 3 टका हो गए, एमआरएफ के मार्जिन 4-5 टका पहुंच गए, और बालकृष्ण के मार्जिन जो उस समय 8 टका थे वो आज 20 टका पहुंच गए, 15 टका, है ना? जी, जी। तो इससे बहुत ही बड़ी सीख मिलती है कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी में बार बार कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आज मैं अपोलो लूं, कल सीएट लूं, अरे उसका चार्ट अच्छा हो गया चलो मैं जेके टायर ले लूं, ऐसा सब नहीं करने। कंपनियां कभी नहीं बदलेगी, जो अच्छी थी वो अच्छी है, वो ही अच्छी रहेगी। सुधरेंगे तो सब सुधरेंगे, बिगड़ेंगे तो सब बिगड़ेंगे। क्लियर एकदम? जी सर। ओके, अभी मैं एक और चीज आपको कह रहा था, सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, कि अभी हमने अरविंद भाई को बोला कि Q4 अकेला मत, क्योंकि देखो Q4 में -2% की इफेक्ट आ चुकी है, राइट? पर जब आप Q4 में बाकी 9 महीने ऐड करोगे ना तो ये -2 नहीं रहेगा, क्योंकि ये खाली एक क्वार्टर है, बाकी 9 महीने तो इन्होंने ग्रोथ किया था ना। इनके मार्जिन कैसे थे? प्रॉफिट 33 टका थे। तो आपको क्या लगता है एन्युअल सीधा -2 हो जाएगा अरविंद भाई? ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, हो नहीं सकता सर, है ये 10 एनुअल वो ये 33 से घट के 10 टका आ गया होगा। यस यस, वो एवरेज में आ जाएगा। हाँ, इसीलिए एन्युअल देखने का, नहीं तो Q4 देख के हम टेंशन में आ जाएंगे। अभी 1-3 महीने से हम पूरा साल का चित्र नहीं बना सकते। जी जी, मैं एनुअल वाला पे करता हूं सर। यस, यहाँ पे एन्युअल आ जाएगा, और ये ट्रेंड देख के एस्टिमेट करना अगले साल, बराबर है जी। ओके। आपका ट्रेल ईपीएस मेल खा रहा है 129 पिछले साल का, और अभी इनके जो नतीजे आए वो भी 129 ही होने चाहिए। ये 2021, फिर 2022 किधर गया? इधर 2022 नहीं डाला आपने, इधर डालना पड़ेगा। जी सर। देखो क्या करना पड़ेगा, इधर एक नया साल, क्योंकि नया साल में हमारी एंट्री हो चुकी है, इधर 2022 करने का सेल्स प्रॉफिट और ये सब डेटा डालने की, बराबर है? ओके, ये साल का करंट ईयर का डालना पड़ेगा सर मुझे। हाँ, ये साल का अभी जो रिजल्ट आए ना एन्युअल के, बराबर ना? देखो मैं जब रिजल्ट बनाता था तो मेरे पास इतना ही डेटा होता था। अब एक साल बढ़ते बढ़ते मेरा डेटा भी ऐसा हो गया ना, तो हर साल मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट आता है तो ये डेटा डाल देता हूँ, ओके, ताकि अपने को पूरा ट्रेंड पता चलता जाए, राइट? जी सर, ये फाइल अपने को हमेशा सेव करके रखना पड़ेगा सर। हाँ, ये एक बार बनाई, ये देखो जिंदगी में बार बार नहीं बनानी है, पर ये एक बार फाइल आपके पास आ गई ना, अभी ये फाइल आपको बुरे समय में मोटिवेट करेगी। यही वो फाइल है
जो आपको राह दिखाएगी। कभी चिंता नहीं होगी राइट कि सर। क्या होगा पता नहीं मेरा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको हिस्ट्री देख के पता रहेगा। जी सर, फाइनेंशियल डेटा उसका देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। हाँ, ट्रेंड के साथ चलोगे हमेशा आप, बराबर। जी देखो कभी बुरा समय आया है ना, तो अपने को पता रहना चाहिए कि बुरा समय है, तो हम अच्छा उम्मीद ही नहीं करेंगे वो टाइम पे। गड़बड़ कब होती है पता है, हम खराब समय में अच्छी उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं, वो बुरी चीज है। जब बुरा समय हो तो तैयार हो जाओ, चलो 6-12 महीना बुरा टाइम रहेगा, इकट्ठा करो माल, फिर जब सुधर इंप्रूवमेंट आएंगे सबसे पहले आपकी कंपनियां दौड़ेगी। राइट। लोग डिमोटिवेट इसलिए होते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि सब दौड़ने लगेगा तुरंत, बराबर है अरविंद भाई? राइट सर, राइट। ओके, तो चलिए हमने कई कंपनियां आज ट्रेंड हमने कई कंपनियों की देखी। हाँ जी कहिए। हाँ सर, अभी जैसे IFFC का बात हो रहा था ना अभी हाँ इसके जी, पहले, तो राइट। IFFC का सर जब ये शेयर आया था हाँ तभी मैंने लिया हुआ है IFFC का। और बराबर, उसका शेयर कैसा है सर कि वो प्राइस बढ़ नहीं रहा है और कम भी ज्यादा नहीं हो रहा है। बराबर है। उसका सेल्स ट्रेंड कैसा है, पॉजिटिव दिख रहा है, तो मैंने अभी भी रखा हुआ है, अभी उसको हाँ, सेल किया है सर। कोई दिक्कत नहीं, ऐड करोगे तो भी चिंता नहीं, जी सर। बराबर। देखो मैं यहीं पे आपको समझा देता हूं, अपने अभी पूरे डेटा नहीं है, राइट। ओके, ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो हमने ली हुई थी, IPO के बाद हम इकट्ठा कर रहे थे और वो चल ही नहीं रही थी। जी सर। कितनी कंपनियां जो आज 10-10 गुना हुई है, वो 3-3 साल नहीं चली थी, पर वो चलना टूटना देखते ही नहीं है कभी। ये मैं कंसोलिडेटेड पे आ गया। ओके, अच्छा इसमें डेटा नहीं आ रहा है ना, चलो स्टैंड अलोन ही देखता हूं फिर मैं। देखो यहाँ पे दोनों साल दिए 20-21 और 21-22, राइट। तो 20-21, अब ये फाइनेंस की कंपनी है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखने का कि टोटल इनकम देखने की? इसमें सर रिवेन्यू फ्रॉम फाइनेंस। नहीं 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 सर, टोटल इनकम देखने की फाइनेंस कंपनियों में। ओके ओके। फाइनेंस कंपनी में याद रखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं, टोटल इनकम, बराबर। क्योंकि इनकी इंटरेस्ट इनकम, क्या सर? ओनली फाइनेंस कंपनी में ही देखना है ऐसा? हाँ, फाइनेंस कंपनी में ही देख रहे हैं ऐसा, बराबर। ओके। अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे IRFC, अभी मैंने समीर भाई को बात बताई कि ये कंपनी लीज पे देती है, जैसे इनकी फाइनेंस इनकम से तगड़ी इनकम लीज की होगी। इनकी फाइनेंस इनकम कितनी है जो ये लोग लोन देते हैं? देखो इस साल की 7295 करोड़, मतलब करीबन 7000 करोड़ की इनकी इंटरेस्ट इनकम है जो इन्होंने रेलवे को लोन दी हुई है, बराबर है। वो इस साल बढ़ी की घटी? 4000 करोड़ के सामने 7000 करोड़, मतलब इनकम बढ़ी है कि घटी है? इनकी इंटरेस्ट इनकम बड़ी है, बराबर। यहाँ ओके। 4000 की 7500 करोड़, तो अच्छे इंप्रूवमेंट। उसके अलावा ये और एक डेटा देखो, मैं थोड़ा, अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं थोड़ा चलो इसको बड़ा कर देता हूं, जस्ट ओके, राइट। अभी थोड़ा देखो नीचे, ये क्या है? लीज इनकम दिख रही है आपको? जी सर। ये लीज इनकम यानी क्या? जो मतलब उनके ऑफिसेस रेंट पे लिए हैं? नहीं 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 सर, वो तो लीज एक्सपेंस होता है, ये तो लीज इनकम है। मतलब जिनकी उनके ऑफिस जो रेंट पे दिए उससे जो मतलब इनको अर्निंग हो रहा है। देखो ऑफिस अगर ये लोग रेंट पे देंगे तो वो तो रियल एस्टेट कंपनी होगी, बराबर ना। DLF को ऐसी लीज इनकम आती है, DLF को, क्योंकि उनका काम है लीज वाला। पर ये रेलवे है, राइट। मैंने अभी जस्ट समीर भाई को बताया ना कि रेलवे खुद इंजन नहीं खरीदती है, खुद डिब्बे नहीं लेती है, वैगन वो लोग नहीं लेते, IRFC लेती है और इन लोगों को लीज पे देती है, समझे? जी सर। तो इनके पास बहुत बड़ी एसेट्स है उन सब चीजों की,
तो आज देखो इनको इंटरेस्ट इनकम बड़ी आ रही है कि लीज इनकम बड़ी आ रही है? कितनी है लीज इनकम इनकी? 13,000 करोड़ की, है ना? 13,000 करोड़। अब ये तो जिंदगी भर की पक्की होगी इनकी। जो ये ट्रेन है वो बढ़ने वाली है, घटने वाली है नहीं। जी इतना सिक्योर बिजनेस मॉडल है इनका, राइट? तो ऐसा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर ना? देखो टोटल इनकम इनकी कितनी हुई? 20,000 करोड़ की हुई कि नहीं? जी एक समय पे आप LIC पे नेगेटिव रह सकते हो क्योंकि उनकी कंपटीटर बहुत है, जी बराबर रखिए। पर इसमें नेगेटिव हम क्यों रहे? इतना बढ़िया देखो, इस साल 16,000 करोड़ के सामने 22,000 करोड़ का धंधा हुआ है, राइट? सेल्स इनके अच्छे बढ़ रहे हैं, इनके प्रॉफिट देख लो किधर है। 4,416 करोड़ के सामने इस बार कितने प्रॉफिट आए? 6,000 करोड़, बराबर है? तो प्रॉफिट कैसे इनके प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हुए, है ना? इस बार भी अच्छे ग्रोथ हुए हैं। कंपेयर टू लास्ट तकलीफ ईयर। इनकी तकलीफ किधर है पता है? EPS में। कितना EPS है इनका इस बार का? 4.66। इतना छोटा EPS क्यों है? खाली 4 रुपया 5 रुपए का EPS, क्योंकि शेयर होल्डर बहुत ज्यादा है तो आपके हिस्से में कम शेयर EPS आता है, राइट? ये ओके पूरे 15 इन्होंने जो भी प्रॉफिट किया 6,000 करोड़ बट गया सब लोगों में, और अपने पास एक शेयर है तो कितने मेरे पास इस बार आएंगे? 5 रुपए, 4.66 पैसा। डन सर? जी सर। अब इनका भाव कितना है? 21 रुपया। इसका कम है ना सर, 21%। 21। अब सोचो 21 रुपीस कंपनी का शेयर है भाव, और आपको 21 रुपए पे मिल कितना रहा है इस बार? 466। कितना ब्याज हुआ ये? क्लोज टू ये हुआ कुछ 5% के आसपास हुआ सर। नहीं, 20 रुपए पे 4.5 रुपया, राइट? लगभग 20 रुपए पे 25% हो गया सर ये। 22 का 25% हो गया ये। मतलब इनकी यील्ड जबरदस्त है, और लोग डरे हुए होते हैं तो ये बेचते रहते हैं। अब ये यील्ड बहुत अच्छी यील्ड है। अब सोचो ये लोग डिविडेंड देंगे इस बार। कितना डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया? किसी को पता है डिविडेंड कितना है इनका? 10 मिनट पीछे। अच्छा देखो, पिछले साल इन्होंने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था नवंबर फरवरी ये दोनों महीनों में, राइट, 77 पैसे का इंटरिम डिविडेंड। ये बार भी रिजल्ट में तो हालांकि इनका लिखा ही होगा, पर मान लो अपने पास 4.5 रुपया आया, ये 4.5 रुपये में से इस बार भी अपने को 1 रुपया डिविडेंड मिलता है, 1 रुपी जी। तो बाकी का 3.5 रुपया तो इसकी किधर इफेक्ट आएगी पता है? ये भाव में, क्योंकि अपनी बुक वैल्यू बढ़ने वाली है इस बार। इनका प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है? मतलब ये शेयर बुक वैल्यू से आधी कीमत पे मिल रहा है। बुक वैल्यू से आधी कीमत पे मिले तो जरूरी नहीं है वो शेयर अच्छा है, पर ये अच्छा भी है और सस्ता भी है। क्लियर है? 90% शेयर जो बुक वैल्यू के नीचे मिलते हैं वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो घटिया होते हैं, कमा नहीं रहे होते, और इन्वेस्टर को डर लगता है कि ये हर साल लॉसेस करेंगे और हमारी बुक वैल्यू घटेगी। पर आपको क्या लगता है IRFC लॉसेस करेगी? नहीं ये हर साल अपनी बुक वैल्यू में 2-3 रुपया ऐड कर रही है जी। राइट? तो कोई चिंता की बात नहीं है, बढ़िया यील्ड है। 20 पे 1 रुपए का डिविडेंड, मतलब आपको डिविडेंड ही FD जैसा हो गया, राइट। और जी शेयर भी इनका अच्छा चलेगा, कोई चिंता नहीं। डन? जी ऐसे सर। देखने का पता चल गया ना? जी सर बिल्कुल। ओके, तो देखो सर, अभी हमने कुछ ट्रेंड अभी यहाँ पे देखने के प्रयास किए, बराबर है? नॉर्मल हमने करंट ट्रेंड देखने का प्रयास किया। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले हम लोग ये नहीं सिखाते थे क्योंकि मेरा माइंड भी तैयार नहीं था। मेरे को लगता था कि लोगों को बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन आप लोगों ने इतना बढ़िया काम किया, करंट ट्रेंड डाला ही नहीं, समझा। ये समझ गए ना, मतलब आप लोग जंग जीत गए। कोई भी व्यक्ति को अगर पता हो अभी क्या चल रहा है, अच्छा समय है, बुरा समय है, तो आप प्रिपेयर रहते हो। शेयर आने वाला है पता हो तो आप प्रिपेयर रहोगे, तैयारी के साथ रहोगे। अचानक आ गया तो क्या करोगे? तो ज्यादातर इन्वेस्टर को पता नहीं होता है सब डेटा,
तो उनकी जिंदगी में अचानक शेयर आ जाता है और वो माल बेच के भाग जाते हैं जब लेने का टाइम होता है, राइट। देखो लास्ट वीक ही हमारी बात हुई थी कि सबसे बड़े बाइंग नीचे के ही लेवल पे आते हैं, लोअर लेवल पे बड़े बाइंग इसलिए आते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं वो मोमेंटम में आके निवेश करते हैं, उनको मोमेंटम में इंटरेस्ट होता है, उनको नहीं पता होता है कि ये मोमेंटम में अपना क्या हाल होता है भविष्य में, राइट। कोई मोमेंटम की उम्मीद मत रखो, अच्छा शेयर इकट्ठा करते जाओ, आपके शेयर को दौड़ाने से कोई रोक नहीं सकता है, बराबर है। अभी हमारे लिए देखो आपने करंट ट्रेंड पे काम किया, अब इसको कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं है कि ये एक्सरसाइज के लिए हमने काम किया, कंटिन्यू दूसरी जितनी भी कंपनी है उसमें आप लोग करंट ट्रेंड डालते जाओ ताकि थोड़ी थोड़ी आइडिया आती जाए आप, बराबर है। करंट ट्रेंड फीड करो। और अभी ये वीक हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और एक सीखनी है, हमें ये जानना है कि मेरी जो कंपनी की मैं बात कर रहा हूं उसका विलन कौन है। क्या बोला मैं? विलन, मेन विलन कौन है, सबसे बड़ा दुश्मन मेरी कंपनी का कौन है। और दुश्मन कोई बाहर ही नहीं होता है, दुश्मन अंदर अंदर होता है। रॉ मटेरियल हो सकता है कुछ कंपनियों का बड़ा दुश्मन, कुछ कंपनियां क्रूड रिलेटेड होती है, क्रूड बढ़ाने की उनका प्रॉफिट गिर जाता है, कुछ कंपनियां इंटरेस्ट के साथ जुड़ी होती है, इंटरेस्ट रेट बढ़े नहीं कि वो कंपनियां सब मरने लगती है, प्रॉफिट उनके गिरने लगते हैं। कुछ कंपनियां एम्प्लॉय ओरिएंटेड होती है, मतलब उसमें एम्प्लॉय का खर्चा सबसे बड़ा खर्चा होता है। और इसीलिए ऐसी कोई भी कंपनियां होती है, ऐसी इंडस्ट्री होती है जहां पे एम्प्लॉयज की इनकम बहुत अच्छी होती है, वहां पे उनको चिंता भी होती है कि हमारे एम्प्लॉय बार बार चले जाते हैं, चले जाएंगे क्योंकि उनको दूसरी जगह से ऑफर मिलती है, राइट। तो अगला वीक हमारा ये ट्रेंड को तो हम कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट वीक जब हम बात करेंगे हम करंट ट्रेंड पे वापस बात करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं। मैं आशा रखूंगा आप लोग जितनी भी कंपनियों पे आपने नाम लिखे हुए हर एक कंपनी का करंट ट्रेंड जाने, और साथ में हम ऐड क्या करेंगे पता है, ये वीक विलन, हमारी कंपनी का मेजर कॉस्ट कौन सा है, ताकि मैं एडवांस में प्रिपेयर रहूं। इस बार प्रेडिक्शन आया है कि बरसात अच्छी होगी, मतलब समझ लो फसल अच्छी, रूरल की इनकम अच्छी, कौन सी कंपनियों पे इफेक्ट आएगी? ध्यान है आपका, जिस दिन अनाउंस हुआ बरसात अच्छी आएगी, ऑटो मौसम में आ गया वापस, चाहे वो बजाज ऑटो हो चाहे मारुति हो, क्योंकि इंडिया रूरल में रहता है। साथ में आपने ये भी देखा होगा पेज इंडस्ट्री दौड़ने लगा, कपास के दाम, कॉटन के दाम बहुत बढ़ गए थे, लाइफ टाइम हाई पे चल रहे थे। बरसात अच्छी मतलब कपास की फसल अच्छी, बहुत ज्यादा कपास होंगे दाम कम रहेंगे, तो क्या होगा, आपकी जो टेक्सटाइल की कंपनियां हैं उनका सबसे बड़ा खर्चा है रॉ मटेरियल, उसका दाम कम हो जाएगा। तो ये सब चीजें जाननी बहुत जरूरी है, ये हमें गाइड कर। सो नेक्स्ट वीक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पर एक अकेली चीज नहीं, हम दोनों चीजों को देखेंगे। हम करंट ट्रेंड अपडेट करेंगे, साथ में अपनी कंपनी के मेजर कॉस्ट डालेंगे, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हम करेंगे कि बड़े जो निवेशक है वो कैसे काम करते हैं, वो कब बेचते हैं, कब खरीदते हैं, कितनी बार बेचते हैं, कितनी बार खरीदते हैं। 10 साल में कोई भी कंपनी, जैसे अभी आप लोगों ने IRFC की बात कही, तो 10 साल बाद आप देखोगे प्रमोटर ऑल माल बेच गया होगा, पर वो माल कौन कैच कर जाएगा? FII कैसे धीमे धीमे बढ़ते हैं, म्यूचुअल फंड कैसे अपना हिस्सा बढ़ाती है, कैसे अच्छी कंपनी में धीमे धीमे रिटेलर भाग जाते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीक सीखने वाले हैं। सो कनेक्ट रहिएगा दोस्तों, राइट। नाउ वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट। समीर भाई ने कुछ लिखा है, हाउ मच परसेंटेज इन पोर्टफोलियो वन कैन शुड हैव IRFC? 1%, बराबर है सर, 1%।
राइट। देखो हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि पोर्टफोलियो में कोई भी कंपनी कितनी रखनी चाहिए, उसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है ग्रोथ। क्या मुझे IRFC जो सेक्टर में है, रेलवे फाइनेंसिंग से 20% ग्रोथ की उम्मीद रखनी चाहिए आने वाले दशक? नहीं रखनी चाहिए। मैं 20% ग्रोथ की उम्मीद रिटेल फाइनेंस में रखूंगा, राइट, क्योंकि बहुत इसी बिकने वाला है। लेकिन रेलवे फाइनेंस में मैं 12 या 15% के ग्रोथ की उम्मीद रखूंगा। तो मैं यहाँ पे 4-5% रुपया नहीं डाल सकता हूँ। ये क्वालिटी कंपनी है, ये कंसिस्टेंट कंपनी, इसने कभी भी नुकसान नहीं किया है अपनी हिस्ट्री में। क्वालिटी वाइज देयर इज नथिंग टू वरी, बट वी कांट से दैट दिस कंपनी इज गोइंग टू ग्रो मोर देन बजाज फाइनेंस व्हिच इज वर्किंग इन रिटेल फाइनेंस। तो 1% आपका बिल्कुल सही एलोकेशन है, बराबर है। पर ये भी हम भविष्य में सीखेंगे। देखो अभी मैं ज्यादा बात इस पे नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हमने आपको पोर्टफोलियो सिखाया है नहीं, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। तो रेडी हो जाइए दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए। क्या है टॉपिक हमारा अगले वीक का? सबसे बड़ा खर्चा, राइट, एंड हैबिट एंड बिहेवियर ऑफ FIIs। ओके, चलिए सर क्वेश्चन है। कहिए। हाँ, आपकी क्वेरी। हाँ सर, ये इसका जैसे हम लोगों ने कंपनियों का रिसर्च किया, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? राइट, आपने निकाला ना, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं निकाला, फेयर वैल्यू निकाला है सर। फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू सर एक ही होती है। ओके। देखो फेयर वैल्यू का मतलब क्या, ना महंगा है ना सस्ता है। ओके। फेयर वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि इससे नीचे गिरेगा नहीं, पर फेयर वैल्यू मतलब देखो कोई भी कंपनियां हमारे पोर्टफोलियो में जो हम रखना चाहते हैं, हमारा टारगेट होना चाहिए कि मैं उनकी हो सके उतनी धीमे धीमे बड़ी क्वांटिटियां इकट्ठा करता जाऊं। और मैं कौन से प्राइस पे इकट्ठा करूंगा? बहुत महंगी लूंगा तो मुझे कम यील्ड आएगी, कम क्वांटिटी इकट्ठा कर पाऊंगा। गिरे हुए बाजार में लूंगा तो उतनी ही पैसे से ज्यादा क्वांटिटी आएगी, राइट। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसका महंगा भाव पे तो मैं नहीं ले रहा हूं, इसीलिए फेयर वैल्यू देखी जाती है। ओके। अभी तक हम लोग इसको इंट्रिंसिक वैल्यू कहते थे, राइट, पर बहुत लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता था, मैंने वहां पे फेयर वैल्यू देखा है, बाकी दोनों एक ही चीज है, राइट। ओके। ओके। और अमोल भाई का भी मेरे को लगता है कोई क्वेरी है, कहिए अमोल भाई। हाँ सर, वो मुझे HDFC में सर रिजर्व्स नहीं मिल रहा था, वो एक बार। यस, HDFC बैंक के HDFC नहीं, सिर्फ HDFC। ओके, इसके लिए आपको किधर जाना पड़ेगा? रिजर्व PDF फाइल, हाँ। Ctrl F, रिजल्ट, ये डिस्क्लोजर है और ये है रिजल्ट। हाँ सर। मस्त डिविडेंड आया अभी इनका, मेरे को लगता है 30 रुपए का। जिनके पास पुराने शेयर पड़े होते हैं उनको बहुत खुशी होती है, क्योंकि उनको ये डिविडेंड बहुत अच्छा लगता है। देखो अमोल भाई, हाँ सर। ये स्टैंड अलोन है, वैसे हाँ। कंसोलिडेटेड देख लेने का। हाँ सर। ये 21 और 22 दोनों साल दिए हुए। हाँ सर। हमेशा नीचे पेड अप इक्विटी दी होती है, दी हुई है यहाँ पे। हाँ सर। तो इनकी पेड अप इक्विटी 363 करोड़ की है, बराबर। हाँ सर। और इसके नीचे क्या दिया हुआ है? ओके, रिजर्व। हमेशा पेड अप कैपिटल के नीचे रिजर्व दिया ही होगा। ओके ओके सर, बराबर है। हाँ सर। ओके ओके, थैंक यू सर। अभी नेक्स्ट वीक अपन मिलेंगे, और कल ही आप लोगों के वीडियो में अपलोड कर देने का पूरा प्रयास करूंगा। कल शाम तक आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे, राइट। दक्षय भाई को मेरे को लगता है कुछ कहना है, कहिए दक्षय भाई। हाँ सर, वो ये रिजर्व और अदर इक्विटी दोनों एक ही है या अलग है? दोनों एक ही है, सेम चीज। कोई जगह पे वो रिजर्व लिखेंगे, कोई जगह पे अदर इक्विटी लिखते हैं, क्योंकि ये मेन इक्विटी है। पेड अप इक्विटी हुई ना, दैट इज मेन इक्विटी, जो स्टेक होल्डरों ने बरसों से डाली हुई, राइट। फिर रिजर्व यानी अदर इक्विटी, यानी इतने बरसों में प्रॉफिट कर करके कितना इकट्ठा हुआ, तो रिजर्व भी लिख सकते हैं, अदर इक्विटी भी लिख सकते हैं, बराबर है।
दोनों का एक ही मीनिंग है। हाँ, दोनों सेम है। ओके ओके, थैंक यू सर। बराबर ना? या ओके, चलो तो थैंक यू वेरी मच। और मेरे को बहुत खुशी हुआ है आप लोगों ने जो काम किया करंट ट्रेंड पे, ग्रेट। सो थैंक यू वेरी मच एंड लेट अस मीट अगेन नेक्स्ट वीक। धन्यवाद, जय हिंद।